स्वागत है आपको अपने चैनल पर। आज की बड़ी खबर के साथ आपके सामने मौजूद है, जहां पर किसानों ने मोदी सरकार को दिया तगड़ा झटका और बात करने से मना करते हुए किसान संगठनों ने रख दी है अपनी मांग। चलेंगे एक एक करके सभी बड़ी खबरों पर। इसी के साथ में आपको बताएंगे बिहार के अंदर राष्ट्रीय जनता दल ने उतारा एक दमदार उम्मीदवार, और इसी के साथ में जानेंगे एक और बड़ी खबर में, जहाँ पर बीजेपी के मंत्री के खिलाफ किसानों ने जबरदस्त विरोध किया, उल्टे पांव मंत्री को लौटना पड़ा है। दोस्तों क्या कुछ है पूरी खबर, चलेंगे सभी बड़ी खबरों पर, सारी अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार को किसानों की एक एक बात को मानना चाहिए और तीनों किसी कानून को वापस लेना चाहिए, किसानों की एक एक मांग को मानना चाहिए। अगर आप भी इसका समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए दोस्तों कि किसानों के द्वारा जो मांग की जा रही है न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून में लिखने की, उस पर आप लोग की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में लिखेगा जरूर। चलते हैं पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर आपको बता दें कि किसानों ने बोला हल्ला, मोदी सरकार को दिया है तगड़ा झटका। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से कृषि कानून को लेकर ये संदेश दे दिया है कि उनकी सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। वहीं पर दूसरी तरफ किसानों ने भी डंके की चोट पर कहा है कि वह अपनी मांगों को मनवाएंगे और अपनी मांगों को पूरा करवा कर यहाँ से जाने वाले हैं। और ऐसे में कृषि मंत्री के द्वारा किसान संगठनों से वार्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन किसान संगठन ने स्पष्ट तौर पर मना करते हुए कहा है कि बिना शर्त के हम सरकार से बात करेंगे। और इसके बाद सारी कोशिश विफल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में बैठकें करने लगे, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आपस में बातचीत की है। और इस दौरान ये बड़ी जानकारी सामने आई है। आपको बता दें किसानों को लगातार मोदी सरकार अपने शर्तों पर बातचीत के लिए तैयार करना चाहती है, लेकिन किसानों ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि वो किसी भी शर्त के बिना सरकार से बात करेंगे। इसी के साथ आपको बताते चले कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा है और यहाँ तक कि काले झंडे दिखाए गए हैं, जिसके बाद मंत्री जी को अपना काफिला वापस लौटा कर जाना पड़ा। आपको बता दें कि ये बड़ी अपडेट हरियाणा से सामने आ रही है, जहां पर हरियाणा के गृह मंत्री का जबरदस्त विरोध हुआ है। इसी के साथ में दोस्तों ये बड़ी अपडेट है, जहां पर किसानों ने जमकर विरोध करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि गांव के अंदर भाजपा और जजपा के नेताओं की एंट्री पर पूरी तरह से किसानों ने बैन लगा दिया है। यानी जो नेता कृषि कानून के समर्थन कर रहे हैं और किसानों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये विरोध किया गया है। और ऐसे में गृह मंत्री अनिल विज के खिलाफ ये विरोध की खबर सामने आई है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार बुरी तरह से फंस गई है, जहां पर एनडीए के सहयोगी दल आरएलपी ने ऐलान करते हुए कहा कि हम एनडीए के घटक दल तो हैं, लेकिन आरएलपी यानी बीजेपी के सहयोगी पार्टी किसान और जवान की पार्टी है, और इसीलिए अगर इस मामले पर त्वरित कार्रवाई नहीं होगी तो गठबंधन को लेकर हमें पुनः विचार करना पड़ेगा। एनडीए में रहना है या नहीं रहना होगा, रहना है इसको लेकर हमें विचार करना पड़ेगा। यानी ये बड़ी जानकारी है, जहाँ पर इससे पहले किसानों के मुद्दे पर अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन से रिश्ता तोड़ लिया था। और अब ये जानकारी है, जहां पर हनुमान बेनीवाल जो बीजेपी के सहयोगी पार्टी आरएलपी के सांसद हैं, उनकी ओर से ये बयान सामने आया है। कुल मिलाकर ये बड़ी अपडेट है, जहां पर राजस्थान में भी कृषि कानून का जबरदस्त विरोध हो रहा है। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें बिहार के अंदर रीना पासवान को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी राष्ट्रीय जनता दल कर रही थी, लेकिन जो अब ये जानकारी सामने आई है, जहाँ पर एलजेपी नहीं चाहती है कि रीना पासवान को चुनावी मैदान में उतारा जाए, और इसीलिए अब आरजेडी की ओर से दमदार उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। आपको बता दें कि आरजेडी की ओर से श्याम रजक को मैदान में उतारने की पूरी तैयारी कर ली गई है। उनके सामने सुशील मोदी होने वाले हैं। और ऐसे में दोस्तों श्याम रजक को मैदान में उतारने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि श्याम रजक जनता दल यूनाइटेड के नेता है, और ऐसे में माना जा सकता है कि जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के साथ उनके अच्छे संबंध होंगे, और हो सकता है कि चुनाव के दौरान कुछ क्रॉस वोटिंग के माध्यम से उनको चुनावी जीत हासिल हो जाए। कुल मिलाकर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से ये बड़ा कार्ड खेला गया है। इसको लेकर जो कुछ भी जानकारी आगे आएगी, आपको पल पल की सारी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। और एक और जानकारी की माने तो कांग्रेस पार्टी ने किसानों को लेकर चलाया कैंपेन। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की किसानों से जुड़ने की अपील की गई है। स्पीक अप फॉर फार्मर नाम से कैंपेन चलाया गया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि मोदी सरकार ने किसानों पर अत्याचार किया है। पहले वे काले कानून को लेकर आए, उसके बाद फिर किसानों पर लाठी चार्ज किया, लेकिन वे भूल गए हैं कि किसान अपनी आवाज को उठाते रहेंगे और देश भर के अंदर ये आवाज गूंजती रहेगी। एक और जानकारी की माने दोस्तों तो 3 महीने के बाद ही मोदी सरकार ने मारी पलटी। आत्मनिर्भर भारत बनाने के नाम पर मोदी सरकार बड़े बड़े ढोल पीट रही थी और ये बातें कह रही थी कि हमने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए तकरीबन 101 रक्षा के उत्पादकों को विदेश से ना खरीदने का फैसला लिया है। लेकिन जो अब ये जानकारी सामने आई है, जिसमें 3 महीने के अंदर ही मोदी सरकार ने अपने कानून में संशोधन कर दिया है और अब 152 mm, 112 mm और 52 कैलिबर की तोप को पहले विदेश से नहीं मंगाए जाने के लिस्ट में डाला गया था। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है, जहाँ पर मोदी सरकार ने कानून
में संशोधन करके विदेश से इन हथियारों को खरीदने की इजाजत दे दी है। और इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर किसान जमा हो तो कोरोना फैल सकता है, लेकिन प्रचार करने वाली बीजेपी कहती है कि वह विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, यानी उनकी जो रैलियां हो रही है उसमें कोरोना नहीं फैल रहा है, किसानों की रैली में कोरोना फैल रहा है। ये आरोप लगाते हुए बॉलीवुड के एक्टर एजाज खान ने बीजेपी पर निशाना साधा है, जहां पर अमित शाह हैदराबाद के अंदर अपनी रैलियां कर रहे थे और रैली में बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हुए थे जो कोरोना के प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन नहीं कर पा रहे थे और पूरा का पूरा लोगों का ग्रुप एक दूसरे से सटा हुआ था और कोरोना वायरस की सारी गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ रखी थी। और यहाँ तक कि गृह मंत्री ने भी कई बार मास्क उतार रखा था। यानी आप समझ सकते हैं कि कोरोना को लेकर जहाँ पर एक और किसानों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए तर्क दिया जा रहा है, वहीं पर दूसरी ओर हैदराबाद में इस तरह के कार्यक्रम पर रोक नहीं लगाई जा रही। यानी आप समझ सकते हैं दो दोहरे स्टैंड किस तरह से काम कर रहे हैं। और एक और जानकारी की माने तो सालों तक एमएसपी पर छल किया गया है, यह घोषित होता था लेकिन एमएसपी पर खरीद बहुत कम होती थी। प्रधानमंत्री से जब पूछा गया कि कृषि विधेयक को लेकर आप लोग की क्या कुछ राय है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यह बयान सामने आया है। आपको बता दें कि किसानों की लड़ाई इस बात को लेकर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कानून में संशोधन करना चाहिए और उनको एमएसपी को सरकार हमेशा जारी रखेगी, ये बात उनको लिख देनी चाहिए कानून में, ताकि सरकार की ये जिम्मेदारी बने कि एमएसपी पर वह किसानों से उनकी फसल को खरीदे जैसे अभी खरीदा जा रहा है। लेकिन सरकार इस बात को लेकर बिल्कुल भी करने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। एक और अपडेट की माने तो खट्टर सरकार को तगड़ा झटका लगा है, जहां पर सांगवान खाप के प्रधान सोमबीर ने चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि खाप पंचायत की ओर से तगड़ा ऐलान करते हुए कहा गया कि उनका पूरा समर्थन किसानों के प्रति है और किसानों के आंदोलन का समर्थन करने के लिए आज पूरे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों से खाप पंचायत के लोग किसानों के आंदोलन में पहुंचने वाले हैं। और ऐसे में एक और जानकारी की माने तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। बंगाल में टीएमसी का साथ देगी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, भाजपा को हराएंगे, ममता बनर्जी को एक बार फिर से सत्ता में बिठाएंगे, ये नारा दिया है जनमुक्ति मोर्चा के नेता ने। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमने बीजेपी के साथ तकरीबन एक दशक से ज्यादा समय से गठबंधन कर रखा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो हमसे वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं कर पाई है, लेकिन ममता बनर्जी जो वादा करती है उन वादों को पूरा करती है और इसीलिए हम ममता बनर्जी का समर्थन अगले चुनाव के अंदर देने जा रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों 7-8 सीटें ऐसी है जिस पर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का सीधा सीधा प्रभाव है और कुल मिलाकर कई और क्षेत्रों के अंदर अगर आप देखेंगे तो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा तृणमूल कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकती है। और एक और अपडेट की माने तो नीतीश कुमार ने किसानों के आंदोलन को बताया बेबुनियादी, कहा कि केंद्र सरकार बातचीत करने को तैयार है। यानी आप समझ सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री का क्या कुछ मानना है किसानों के आंदोलन को लेकर। ऐसे में नीतीश कुमार के इस बयान पर आप लोग की क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने लव जिहाद पर योगी सरकार के कानून का विरोध किया है और ट्वीट करके ये बात कही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लव जिहाद में लाया गया धर्म परिवर्तन अध्यादेश अनेकों आशंकाओं से भरा, जबकि देश में कहीं भी जबरन और छल से धर्मांतरण को न तो खास मान्यता और न ही स्वीकृति दी गई है। इस संबंध में कई कानून पहले से ही प्रभावी हैं, सरकार इस पर पुनः विचार करे, बीएसपी की ये मांग है। एक और अपडेट की माने तो तृणमूल कांग्रेस के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी को तगड़ा झटका देते हुए कहा है कि तृणमूल कांग्रेस में पहले भी थे और अभी भी बने हुए हैं, उन्होंने केवल मंत्री पद से अपना इस्तीफा दिया है। यानी टीएमसी के साथ उनकी बातचीत लगातार जारी है और जल्द ही मामले को सॉल्व भी कर लिया जाएगा। एक और जानकारी की माने तो महागठबंधन में एलजेपी अपना उम्मीदवार नहीं उतारना चाहती है, रीना पासवान महागठबंधन की उम्मीदवार नहीं होंगी, ये ऐलान एलजेपी की ओर से कर दिया गया है। और ऐसे में एलजेपी दोहरे राजनीति में फंस गई है, जहां पर एक और उसको बीजेपी को समर्थन करना ही होगा और दूसरी तरफ महागठबंधन का समर्थन वो ले नहीं सकते। एक और जानकारी की माने तो मतुआ समुदाय को रिझाने के लिए तृणमूल कांग्रेस की ओर से 9 दिसंबर को ममता बनर्जी रैली करने वाली है। ममता बनर्जी अपने सियासी समीकरण को मजबूत करने में जुट गई है। ममता का सबसे ज्यादा जोर राज्य के मतुआ समुदाय पर है, जिसे बीजेपी सीएए के जरिए अपने पाले में लाने का दावा कर रही है। बीजेपी और टीएमसी के बीच में मतुआ समुदाय को लेकर सहमत का खेल लगातार जारी है। और एक और जानकारी की माने तो मुसलमान उम्मीदवार को नहीं उतारेंगे, भाजपा के मंत्री ने ऐलान किया है। आप समझ सकते हैं कि कर्नाटका के बीजेपी के वरिष्ठ नेता के.एस. ईश्वरप्पा ने बयान देते हुए कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा सीट के उपचुनाव में मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारेगी। यानी कुल मिलाकर ये बड़ी अपडेट है। एक और जानकारी की माने तो हरियाणा में प्रदर्शनकारी किसानों पर हत्या के प्रयास और दंगा करने के आरोप में मामला दर्ज हो गया है। यानी दोस्तों किसानों पर भी ऐसी कार्रवाई की जा रही है। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। एक और जानकारी की माने तो नए कृषि कानून का विरोध, किसान बोले हम निर्णायक लड़ाई के लिए दिल्ली आए हैं। और ऐसे में एक और जानकारी की माने तो सिंधिया बोले बाहर आ रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर का खेल, जवाब मिला कि मायके नहीं ससुराल की चिंता
करिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, कांग्रेस पार्टी की ओर से ये तंज कसा गया, ये निशाना साधा गया है। एक और अपडेट की माने तो किसान आंदोलन होगा और मजबूत, यानी आज मंगलवार से जुड़ेंगे हरियाणा के 130 खाप पंचायतों के सभी लोग। कुल मिलाकर किसानों के समर्थन में एक मजबूत आंदोलन की तैयारी लगातार जारी है। और ऐसे में दोस्तों खाप पंचायत के जुड़ने के बाद भी हरियाणा का भी जबरदस्त समर्थन किसानों को मिलने वाला है। कुल मिलाकर मोदी सरकार को किसानों की बात माननी पड़ेगी। और एक और अपडेट की माने तो किसानों ने ठुकराया प्रधानमंत्री का सशस्त्र निमंत्रण, कहा कॉर्पोरेट के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। और एक और जानकारी की माने तो कृषि कानून पर कांग्रेस पार्टी का ऑनलाइन कैंपेन, राहुल गांधी बोले, कहा मोदी सरकार ने किसानों पर अत्याचार किया है और किसानों के लिए हमारी लड़ाई लगातार जारी रहेगी। एक और जानकारी की माने तो राजस्थान से बीजेपी की विधायक किरण महेश्वरी का कोरोना से निधन हो गया है, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से भी उनको श्रद्धांजलि दी गई है। पार्टी के कई नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और सभी बड़ी बड़ी पार्टी के नेताओं की ओर से उनको श्रद्धांजलि दी गई है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस से संक्रमित बताई जा रही थी और ऐसे में अभी ये बड़ी अपडेट है। एक और जानकारी की माने दोस्तों तो बिहार इलेक्शन में हार के बाद एक्शन में लालू यादव, पार्टी ने आरजेडी के अंदर 3 बड़े नेता को बाहर का रास्ता दिखाया है। आपको बता दें कि पार्टी को कमजोर करने वाले नेताओं पर एक एक करके चुन चुन के कार्रवाई की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार दल विरोधी गतिविधियों में शामिल आरजेडी के हर सिद्धि विधानसभा के 3 कार्यकर्ताओं को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। पार्टी ने निर्णय विधानसभा प्रत्याशी द्वारा दिए गए फीडबैक के आधार पर दिया है। रजत के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने निर्देश अनुसार हर सिद्धि विधानसभा के आरजेडी के विधायक प्रत्याशी नागेंद्र बिहारी की अनुशंसा पर हर सिद्धि प्रखंड अध्यक्ष मोहन लाल सैनी और राजद के युवा प्रखंड के अध्यक्ष संजय यादव के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। एक और जानकारी की माने दोस्तों तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए 40 मिनट इंतजार कराया और केवल 10 मिनट का मुलाकात की है। इस पर कांग्रेस पार्टी ने भी निशाना साधा है और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बीजेपी में हैसियत को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिस तरह से बीजेपी के नेता ट्रीट कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, उसके बाद आप समझ सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं जहां पर अगर सिंधिया के समर्थन में बीजेपी के नेता दिखाई देते हैं तो पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हो जाएंगे और अगर सिंधिया के साथ नहीं दिखाई देते तो सिंधिया नाराज हो जाएंगे। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को समझ गई है और ऐसे में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर निशाना कांग्रेस पार्टी की ओर से साधा जा रहा है। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कटिहार में जेडीयू के सांसद ने वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता को सरेआम थप्पड़ जड़ा। घूसखोरी की शिकायत सुनकर बौखला गए एमपी। कटिहार सदर अस्पताल परिसर के अंदर अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब जेडीयू के सांसद दुलाल चंद गोस्वामी ने सहयोगी पार्टी वीआईपी के प्रवक्ता को थप्पड़ जड़ दिया। यानी वीआईपी पार्टी जो जनता दल यूनाइटेड का समर्थन कर रही है और उनके प्रवक्ता को जेडीयू के सांसद के द्वारा थप्पड़ मारा गया है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है, जहां पर माफी भी नहीं मंगवाएंगे और ऐसे में सरकार का समर्थन अपने स्वार्थ के लिए भी शायद करते रह जाएंगे। ऐसे में दोस्तों आप लोग की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। एक और जानकारी की माने तो किसानों के समर्थन में उतरे वाम दल प्रदर्शनकारियों को देंगे साथ। वाम दलों ने सोमवार को राज्य के इकाइयों से कहा है कि 3 कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में प्रदर्शन का आयोजन करे। माकपा, भाकपा, आरएसपी फॉरवर्ड ब्लॉक और भाकपा माले एक संयुक्त बयान जारी करते हुए प्रदर्शनकारी किसानों के प्रति पूर्ण समर्थन और एकजुटता प्रकट की है और ऐसे में विपक्षी पार्टियों को भी, अन्य विपक्षी पार्टियों को भी पुरजोर तरीके से समर्थन करना चाहिए। एक और अपडेट की माने दोस्तों तो ईडी व सीबीआई को सरहद पर भेजना चाहिए। किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल क्रूरता है। शिवसेना की ओर से केंद्र सरकार को अपने निशाने पर लिया गया है। आपको बता दें कि किसानों के आंदोलन को लेकर शिवसेना ने भी मोदी सरकार को घेरा है और कृषि कानून को लेकर अपनी राय स्पष्ट करने के साथ साथ कहा है कि किसानों की मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। उनकी एक एक मांगों को, जायज मांगों को अगर किसान उठाते हैं तो उन्हें मानना भी चाहिए और इसी के साथ में किसानों से बातचीत करना बेहद जरूरी है। आप लोग की क्या कुछ राय है दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आगे आने वाले दिनों के अंदर आप किस तरह की खबरें चाहते हैं ताकि हम आपको पल पल की सारी अपडेट से रूबरू कराते रहे। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।